रिजर्व बैंक सीपीआईसी को चेक करता है, न कि डब्ल्यूपीआई को। मतलब की मेजर सीपीआईसी को बनाया, बाकी चेक तो खैर एक्सपर्ट्स बहुत सारे इंडेसेस हैं तो वो लोग कंसीडर करते ही होंगे, लेकिन जो मेन है वो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये सीपीआई होना चाहिए। जो मेन की मेजर है वो गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने हमारी सीपीआईसी को रखा है। आरबीआई हैज नॉट, ये हो गया, तो ये वाला गलत है। अब 1 और 2 हमारा करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट। जब इंटरेस्ट रेट्स ये किसी भी तरीके से, देखो इससे इसका मेन इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट यही होगा कि इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। अरे जब इतनी देर से तो मैं आपको एक्सप्लेन करी हूँ ना कि इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो मनी सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। और यहाँ पे क्या लिखा है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये तो बिल्कुल ही गलत है। सेकंड क्या है, द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक। हाँ ये सही है। ये जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लोगों से खरीदती है, सेंट्रल बैंक इंक्रीज बाय परचेसिंग सिक्योरिटी, तो लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले जाके आरबीआई को देते हैं और उसके बदले आरबीआई लोगों को पैसे देती है, मनी देती है ना। तो जब आरबीआई पैसे दे रही है, लोगों के हाथ में पैसे आ रहे हैं, पैसे जब लोगों के हाथ में पैसे आ रहे हैं, लिक्विडिटी आ रही है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है इकोनॉमी में, और मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, यही तो लिखा है यहाँ पे, द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक। आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी और मनी सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये अभी जब बैंकिंग वाला लेक्चर, जो कि अब इसके ये इन्फ्लेशन वाला टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम बैंकिंग वाला पढ़ेंगे, तो उसमें ये डिटेल में है कि सेंट्रल बैंक जो हमारे यहाँ आरबीआई है, जब ये सिक्योरिटीज लोगों से खरीदती है, अच्छा लोग ले जा, ये सपोज एक आदमी है, ये आरबीआई को सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या सेल करने गया, ठीक है, सिक्योरिटी सेल करने गया, तो आरबीआई को उसने सिक्योरिटी दी और आरबीआई ने क्या, मनी। अब इस इंसान के पास मनी आया, मनी सप्लाई इंक्रीज हुई, वही चीज यहाँ पे लिखी है। द सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई बाई इंक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशियो। अगर कैश रिजर्व रेशियो बैंक्स में बढ़ जाता है, मैंने आपको लेक्चर में बताया है कि कैश अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करा था फर्स्ट लेक्चर में, कि कैश रिजर्व रेशियो अगर इंक्रीज हो जाता है तो मनी सप्लाई क्या होगा, कैश रिजर्व रेशियो अगर इंक्रीज हो जाता है तो मनी सप्लाई विल डिक्रीज। ये भी गलत, यानी 2-1। ये मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या, कैश रिजर्व रेशियो फिर से शॉर्ट में फिर से एनडीटीएल इसे कहते हैं। सपोज कि 100 रुपीज बैंक के पास है, बैंक कुछ पैसा सीआरआर में रखता है, कुछ पैसा एसएलआर में, और कुछ पैसे ये लोन्स पे बैंक बढ़ा देता है। तो सपोज कि सीआरआर पहले किसी बैंक ने 10 रुपीज सीआरआर, सपोज आरबीआई ने पहले बोला था बैंक को कि 10 रुपए ये कैश में रखेगी बैंक, 20 रुपीज की एसएलआर रखेगी, और बाकी जो बच के 70 रुपीज वो लोन्स पे चला देगी। फिर आरबीआई ने ये कैश रिजर्व रेशियो की लिमिट जो है इंक्रीज कर दी, बैंक को कहा कि आप 30 रुपीज, अच्छा वेट, एक सीडीएस के भी अभी 2 क्वेश्चन बचे, तो अगर आपको सीआरआर का कॉन्सेप्ट आता है, पिछले लेक्चर आपने देखे, तो यहाँ पे वीडियो स्टॉप मत करना, 2 क्वेश्चन अभी सीडीएस के भी बचे हैं। तो सपोज आरबीआई ने इंक्रीज करके ये सीआरआर को कहा कि अब 20 रुपीज बैंक को सीआरआर में रखने और एसएलआर में 30 रुपीज रखने। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए बता रही हूँ। तो लोन्स के लिए पैसे, जहां बैंक पहले 70 रुपीज लोन्स पे दे पाती थी, अगर सीआरआर या एसएलआर या दोनों की ही लिमिट्स आरबीआई ने इंक्रीज कर दी, तो बैंक तो अब कम लोन्स दे पाएगी, तो मनी सप्लाई तो डिक्रीज हो जाएगी इकोनॉमी में। सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो। हाँ तो ये तो सही है, सॉरी मैंने ये गलत कैसे बोल दिया था, ये आपको एक्सप्लेन करा ना, तो फिर मैंने दोबारा ये क्वेश्चन को पढ़ा, उस वक्त शायद मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं था क्वेश्चन। ये सही है क्योंकि सेंट्रल बैंक जब
कैश रिजर्व रेशियो जनवर के, हाँ, कैश रिजर्व रेशियो को जब इंक्रीज करेगी तो बैंक के पास लोन्स पे चलाने के लिए मतलब लोन देने के लिए कम पैसे बचेंगे। कम पैसे बचेंगे तो बैंक कम लोन देगी, तो मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में डिक्रीज होगी। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं बस। ये आई होप वीडियो इज नॉट लेंदी। अच्छा, वीडियो काफी लेंदी होगी, ये सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे थे, फास्टली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, इफ द प्राइस इंडेक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 100 इन 2021। अच्छा, प्राइस इंडेक्स तो क्या पूछा, देन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सपोज ये फर्स्ट ईयर पे प्राइस है 100 रुपीज, जो यहाँ पे लिखा भी है 2021 में मान लो 100 रुपीज है, 2022 में 110 और 2023 में 132। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अरे देखो, 2023 का अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है, इट्स वेरी सिंपल, 132 माइनस 110 बाई 110, और इतना ही परसेंट हो जाएगा आपके इन्फ्लेशन का, यही रेट रहेगा। वेरी सिंपल है ना। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ये 20%। आप सॉल्व करके देख लेना। मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो 2023 में जैसे आप देख रहे हो, इस ईयर में जो भी आपकी प्राइसेस हैं, प्राइस इंडेक्स को आप प्राइस मान सकते हो, इसको प्रीवियस ईयर के प्राइस से माइनस करके और फिर इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ये इस क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इसको पहले सॉल्व करते हैं। इफ द प्राइस इंडेक्स टेक्स वैल्यूज 100, फर्स्ट ईयर में 100, सेकेंड ईयर में 110, थर्ड ईयर में 121, 3 consecutive years में बोला है। देन द इन्फ्लेशन रेट्स इन द सेकंड एंड थर्ड ईयर आर 10 and 21% रेस्पेक्टिवली। सेकंड ईयर में क्या इन्फ्लेशन रेट होगी? अभी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा है कि ये ईयर और इसके प्रीवियस ईयर के रेट्स को माइनस करके डिवाइड करते हैं। तो सेकंड ईयर का पूछा है, तो सेकंड ईयर का बहुत सिंपल है, 110 माइनस 100 बाई 100, करेक्ट। तो ये तो सही है, आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा ये सही है। सेकंड ईयर की देखेंगे तो सेकंड ईयर में क्या बोला है, 110, 110 और 121। हाँ, सेकेंड ईयर का हो गया। थर्ड ईयर, मतलब थर्ड ईयर का जब हम कैलकुलेट करेंगे इन्फ्लेशन रेट, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? थर्ड ईयर का 121 माइनस सेकेंड ईयर का 110 डिवाइडेड बाई 110। तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा आपका, इन दोनों को माइनस करेंगे तो और ये तो 21% तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी गलत, मतलब ये गलत, फर्स्ट सही था। अब a price index captures the change in the average price of a constant basket of commodities। ये तो बिल्कुल सही है। प्राइस इंडेक्स बेसिकली करता क्या था? प्राइस इंडेक्स क्या हमने पढ़ा? सीपीआई पढ़ा, डब्ल्यूपीआई पढ़ा, हमने पीपीआई भी पढ़ा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, एचपीआई हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, सर्विस प्राइस इंडेक्स, ये भी हमने देखा था। बहुत सारे प्राइस इंडेक्सेस हैं। प्राइस इंडेक्स का मेन काम क्या होता है? प्राइसेस की चेंज को ट्रैक करते हैं। ये लिखा है, प्राइस इंडेक्स कैप्चर्स द चेंज इन द एवरेज प्राइस ऑफ ए कांस्टेंट बास्केट ऑफ कमोडिटीज। हाँ, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स हाउसिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, सर्विस प्राइस इंडेक्स सर्विस सेक्टर, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसिंग प्राइस इंडेक्स, सब हमने देखा था। तो ये चेंज कैप्चर द चेंज इन द एवरेज प्राइस ऑफ ए कांस्टेंट बास्केट ऑफ कमोडिटीज, ये करेक्ट है। और यहाँ पर ये 21% की वजह से ये इनकरेक्ट हो गया। सो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये वाला जो कॉन्सेप्ट, ये कैलकुलेशन वाला मैंने आपको बताया, वही यहाँ पे लिखा है, द इन्फ्लेशन रेट इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट, नॉट द एब्सोल्यूट चेंज फ्रॉम द बेस पीरियड। मतलब जब थर्ड ईयर का हमें इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है, तो ये नहीं करना कि फर्स्ट ईयर से जाकर हम माइनस करेंगे या इससे कैलकुलेट करेंगे, नहीं। Inflation rate is based on the relative change from one period to the next. So suppose 1 year to the next. यहाँ पे थर्ड ईयर को सेकेंड ईयर से ही कंपेयर करेंगे, फर्स्ट ईयर से नहीं। बस आपको ये ध्यान में रखना था। सो विद दिस हमने सीडीएस, सीएपीएफ और सीएपीएफ के तो खैर 2 ही क्वेश्चन थे, बट सीडीएस के बहुत सारे क्वेश्चन और प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर यहाँ पे सॉल्व कर लिए। एक लेक्चर बस इन्फ्लेशन का छोटा सा और बचा है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये
स्लाइड्स, ये बॉटलनेक स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन और ये रिसेशन डिप्रेशन। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, एक एक लाइन के कुछ एक्सप्लेन करने। ये एक छोटा सा वीडियो आएगा, उसमें आई विल एक्सप्लेन, देन हम लोग बैंकिंग का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।